नमस्कार छात्रों, HI के सिलेबस का जो सेकंड पेपर है आर्डियोलॉजी, उसमें हमने अब तक पढ़ा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज नई कक्षा का आरंभ करते हुए हम कर्ण सांचा यानी ईयर मोल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ण सांचा प्लास्टिक या सिलिकॉन का बना हुआ सांचा है। ये सांचा व्यक्ति या बालक के कान का अलग अलग माप लेकर बनाया जाता है। ये श्रवण यंत्र की एक कड़ी कर्ण सांचा श्रवण यंत्र के रिसीवर से जोड़ने का कार्य करता है। कर्ण सांचा प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। अतः संपूर्ण एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का लाभ उठाना है तो कर्ण सांचा की बनावट में किसी प्रकार की कमी होने के कारण सुनने अथवा पहनने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। कर्ण सांचा के कार्य होते हैं। कर्ण सांचा का मुख्य उद्देश्य रिसीवर और श्रवण यंत्र को जोड़ना एवं सुनने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। श्रवण यंत्र के द्वारा बढ़ाई गई ध्वनि को रिसीवर के माध्यम से कर्णपटल तक संचारण के लिए माध्यम प्रदान करता है। कर्ण सांचा एकॉस्टिक फीडबैक को रोकता है। ये ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कर्ण सांचा बढ़ी हुई संकेत की ध्वनि को आकार देता है। तो छात्र, कर्ण सांचा कई प्रकार का होता है, जैसे रेगुलर मोड, सेल मोड, स्केलेटन मोड, सेमी स्केरम मोड। रेगुलर मोड इस प्रकार का कर्ण सांचा उपयोग बॉडी वार्म यानी बॉडी लेवल श्रवण यंत्र के साथ किया जाता है। ये सख्त और मुलायम सांचा है जिसमें प्लास्टिक अथवा पदार्थ की स्नैपरिंग लगाई जाती है जिससे रिसीवर जुड़ता है। उसके बाद है सेल ईयर मोल्ड। सेल कर्ण सांचे का उपयोग BTE श्रवण यंत्र के साथ किया जाता है। इसमें प्लास्टिक की एक प्रीवेंट ट्यूब लगाई जाती है। स्केलेटन ईयर मोड में कर्ण सांचे का उपयोग BTE और चश्मे वाले श्रवण यंत्र के साथ किया जाता है। सेमी स्केलेटन ईयर मोड सेमी स्केलेटन ईयर मोड का अधिकतम BTE श्रवण यंत्र में प्रयोग किया जाता है। कस्टम कर्ण सांचा बनाने की प्रक्रिया। कस्टम कर्ण सांचा बनाने की प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है कान का छाप लेना, दूसरा है फ्लास्किंग, तीसरा है छाप को अलग करना, फ्लास्क में पैक करना, प्रेशर ट्रैक्स और क्लैपिंग, कैरिंग, कर्ण सांचा को अलग करना, टर्निंग, सोपिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, फाइन पॉलिशिंग, कर्ण सांचा में रिंग फिक्स करना, फिक्सिंग ईयर मोल्ड रिंग, कर्ण का छाप लेना। सबसे पहले जानेंगे कर्ण का छाप कैसे लेंगे। कर्ण सांचा निर्माण करते समय उपयोग में होने वाले कुछ समान सामग्री। हार्ड एक्रिलिक मटेरियल एक मटेरियल होता है जिसे एक्रिलिक बोलते हैं। वो हार्ड एक्रिलिक, सॉफ्ट एक्रिलिक, वेपल, सिलिकॉन मटेरियल, पॉलीमेथ लिक्विड। इसकी प्रक्रिया क्या है? कर्ण छाप लेने से पहले मरीज की कान की जांच कर लेनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई वैक्स अथवा इन्फेक्शन तो नहीं है। रुई के छोटे गोले बनाकर धागे से बांध लेना चाहिए और इसे कर्ण नलिका में इस प्रकार डालना चाहिए कि कर्णपटल तक ना पहुँचे। प्लास्टिक की पिचकारी की सहायता से छाप सामग्री के कान के अंदर डाला जाता है। अंदर डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि छाप सामग्री पूरी तरह से भर जाए, जिससे छाप में किसी प्रकार का खाली भाग ना रहे। छाप सामग्री को 10 मिनट के बाद अर्थात सूखने के बाद निकालना चाहिए। निकालने के बाद इसे पानी अथवा ठंडे स्थान पर रखा जाए और इसका जो अनावश्यक भाग है उसको काट दिया जाए। फ्लास्किंग।
कर्ण साँचा फ्लास्क ब्रास डब्बा रहित स्टील का बना होता है। फ्लास्क के अंदर की सतह पर वैसलीन लगाई जाती है जिससे प्लास्टर को आसानी से बाहर निकाल सकें। एक बाउल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिश्रण तैयार किया जाता है। अब छाप को कागज़ के ऊपर रखकर उसे फ्लास्क से ढककर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिश्रण को डाला जाता है। छाप को अलग करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद उसे धीरे धीरे वैक्स को चाकू के द्वारा छाप से अलग किया जाता है और इस प्रकार की कई क्रियाओं को करते हुए हम कर्ण साँचा तैयार करते हैं। श्रवण यंत्र की देख रेख एवं रख रखाव का महत्व। अच्छा विस्तारक श्रवण यंत्र बाधित बच्चे के पुनर्वास के परिणाम को निर्धारित करने वाले एक अति आवश्यक कारक है। ये श्रवण संबंधी पुनर्वास का एक आधार है। इसलिए श्रवण यंत्र का अच्छे से रख रखाव नहीं किया गया तो वो उपयुक्त तरीके से काम नहीं कर पाएगा। श्रवण यंत्र की पर्याप्त देखभाल एवं रखरखाव उसके लंबे जीवन के साथ साथ स्पष्ट ध्वनि भी प्रदान करता है। यदि श्रवण यंत्र उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो इसका प्रभाव उसकी आवाज़ की स्पष्टता पर पड़ता है। कार्यरत श्रवण यंत्र ये निर्धारित करता है कि बच्चे को वातावरण से अधिकतम इनपुट मिल रहा है जो उसे सुनकर वाणी और भाषा को सीखने योग्य बनाता है। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि श्रवण यंत्र की रखरखाव और उसका देखभाल कैसे किया जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटरी ट्रेनिंग यानी श्रवण प्रशिक्षण। सुनना भाषा और वाणी विकास के लिए पूर्ण अपेक्षित है। बच्चे में सुनने संबंधी दोष होने के कारण उसके भाषा और वाणी आदि प्रभावित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप बच्चे के भाषा एवं वाणी विलंबित हो जाती है। श्रवण प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले बच्चे का श्रवण मूल्यांकन करके उसे उचित श्रवण यंत्र दिया जाता है। श्रवण विकलांग बच्चे के पुनर्वास आवासीय कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए श्रवण यंत्र फिटिंग चिन्हित करता है। एक बच्चे को अच्छा श्रवण यंत्र देना ही बच्चे के लिए पर्याप्त है और उसे श्रवण करना सिखाया जाता है। श्रवण प्रशिक्षण के लिए कुछ दार्शनिक हैं जिसके द्वारा बच्चे के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रवण ज्ञानेंद्रियों को प्रभावशाली बनाती हैं। श्रवण प्रशिक्षण का अर्थ एवं मूलाधार। श्रवण प्रशिक्षण को विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों ने दर्शाया है जिसमें कुछ समान संकल्पनाएं देखी गई हैं। श्रवण विकलांग बच्चे को श्रवण प्रशिक्षण के द्वारा बची हुई अवशिष्ट रेसिड्यूल हियरिंग पावर अवशिष्ट श्रवण क्षमता को अधिकतम से अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी बालक पूर्ण रूप से बधिर नहीं होता है तो उसमें कुछ न कुछ सुनने की क्षमता विद्यमान होती है, अर्थात वो अपने पास रेसिड्यूल हियरिंग पावर हेतु प्रशिक्षण देना ही श्रवण प्रशिक्षण कहलाता है। श्रवण प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे ध्वनि संकेतक और श्रवण संकेतक की पहचान करना और समझना सिखाया जाता है। एपनर 1970 अनुसार श्रवण प्रशिक्षण के 3 घटक हैं: व्यक्तिगत वाणियों के भेद, श्रवण सहायता उन्मुखता, सहन शक्ति स्तरों को सुधारने के लिए शामिल करने वाले श्रवण संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कारहट 1960 श्रवण प्रशिक्षण बधिर बच्चे एवं व्यक्ति के लिए श्रवण इशारे के पूर्णतः लाभ हेतु शिक्षण प्रक्रिया है। सरंडस ने कहा है 1971 में कि श्रवण प्रशिक्षण व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति की श्रवण क्षमता उसमें पूर्ण बोध के लिए सहायक है। इब्रर 1982 में बोलते हैं कि श्रवण प्रशिक्षण को विशेष सामग्री संप्रेषण स्थिति के सृजन के रूप में व्याख्या की गई है जिसमें शिक्षक तथा श्रवण विशेषज्ञ बधिर बच्चों के लिए श्रवण संबंधी वाणी बोध की क्षमता प्राप्त करने में सहायता करता है जिससे सामान्य सुनने वाले बच्चे मध्यस्थता के बिना सृजन से प्राप्त होता है। श्रवण प्रशिक्षण के लक्ष्य, गोल ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। एक अच्छे संप्रेषण कौशल को प्राप्त करना श्रवण प्रशिक्षण के प्राथमिक उद्देश्य हैं, लेकिन इसके लिए लंबे समय के लक्ष्य में श्रवण प्रशिक्षण का कुछ व्यापक क्षेत्र है।
पहला, अन्य व्यक्तियों की मौखिक भाषा के बेहतर विवेक हेतु। दूसरा, भाषा के उपयोग में अत्यधिक शीघ्र विकास। तीसरा, वाणी की गुणवत्ता बेहतर हेतु। चौथा, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि हेतु। पांचवा और अंतिम है, श्रवण के द्वारा सामाजिक आर्थिक में बेहतर बनाने हेतु। श्रवण प्रशिक्षण के चरण, स्टेज। श्रवण प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपागम एवं दार्शनिक हैं। इसमें कण ढांचा बहुत ही व्यवस्थित है, जिसमें एक चरण के बाद दूसरे चरण के उपागम का उपयोग किया जाता है। हैरिस 1966, लिंग 1976 एवं दुर्बर 1982 के द्वारा दी गई परंपरागत उपागम में श्रवण प्रशिक्षण के 4 स्तरों की व्याख्या है, जो संभाषणात्मक संप्रेषण की वाक्य को ग्रहण करने में योगदान प्रदान करते हैं। जिसमें सबसे पहला है जागरूकता, यानी अवेयरनेस ऑफ डिटेक्शन। इसके अंतर्गत बच्चे को केवल आवाज़ का होना या ना होना इसके बारे में भेद करना सिखाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, इसके अंतर्गत बच्चे को आवाज़ का अंतर स्पष्ट करना होता है, ये बताना होता है कि आवाज़ समान है अथवा अलग अलग। जिसमें क्रॉस विभेदीकरण और फाइन विभेदीकरण है, यानी कि ग्रॉस डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइन डिस्क्रिमिनेशन। ग्रॉस डिस्क्रिमिनेशन में बच्चे को 2 अलग अलग आवाज़ में अंतर करना सिखाया जाता है, जैसे ड्रम की आवाज़ तथा सीटी की आवाज़। फाइन डिस्क्रिमिनेशन में 2 विभिन्न आवाज़ों का चयन किया जाता है, जिसमें बहुत कम अंतर हो, जैसे ड्रम और ढोलक की आवाज़। आइडेंटिफिकेशन, इसके अंतर्गत बच्चे को विभिन्न प्रकार की आवाज़ों की पहचान कराई जाती है। जब बच्चा जब आवाज़ को पहचानने लगता है तब उसे वाणी ध्वनि की पहचान कराई जाती है। जैसे बच्चे को पीछे से ड्रम की आवाज़ सुनाई जाएगी और उसके सामने ड्रम का चित्रकार अथवा मॉडल आदि रखा जाएगा। यदि ड्रम की आवाज़ आने बच्चा ड्रम का चित्रकार या मॉडल दर्शाता, अर्थात बच्चा ड्रम की आवाज़ को पहचानने लगा है। कंप्रेहेंशन, बोध, इसमें बच्चा आवाज़ को सुनकर आवाज़ के प्रति बोधात्मक रूप में व्यवहार करता है अथवा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उत्तर देता है। एक बच्चा घर के अंदर है तो घंटी की आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलता है, अर्थात उसको घंटी की आवाज़ का बोध है। स्पीच ट्रेनर, श्रवण यंत्र यह वह पद्धति है जिसके द्वारा श्रवण बाधित व्यक्ति को या बच्चे अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का अधिकतम से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत श्रवण समूह यंत्र या विस्तारक ध्वनि प्रशिक्षण। ध्वनि प्रशिक्षक, स्पीच ट्रेनर, ऑडिटरी ट्रेनर, ये 2 प्रकार का स्पीच ट्रेनर होता है। एक होता है मोनोटाइप, एक होता है स्टीरियोटाइप। ये व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से बहुत बड़ा होता है। ये उच्च गुणवत्ता श्रवण विस्तारण प्रदान करता है, दोनों कानों में श्रवण की सुविधा प्रदान करता है। इसे बड़ा आकार वाला श्रवण यंत्र समझा जाता है। एक प्रकार का मास्टर श्रवण यंत्र होता है जो विभिन्न प्रकार के श्रवण दोषों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 2 माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, हेडफोन होते हैं। माइक यंत्र के अंदर अथवा बाहर से जुड़ा होता है। इसमें टोन कंट्रोल, गेन कंट्रोल और ऑन ऑफ स्विच स्वतंत्र रूप में होता है। मोनोटाइप स्विच ट्रेनर एकल विस्तारण परिपथ सर्किट होता है। इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र फ्री वॉल्यूम कंट्रोलर होता है जिसके द्वारा प्रत्येक कान के आउटपुट स्तर को एडजस्ट किया जा सकता है। स्टीरियोटाइप में 2 स्वतंत्र विस्तारण परिपथ यानी सर्किट होते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से आउटपुट स्तर को समायोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत शुद्ध स्वर औसत, प्योर टोन एवरेज
30 dB स्तर से अधिक विस्तारण स्तर रखा जा सकता है। किसी भी स्पीच ट्रेनर की आवृत्ति क्रियावर्ग 100 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज यानी 8 kg हर्ट्ज के मध्यम होता है। ये वाइड फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया वक्र अच्छी वाणी ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है तथा कुछ स्पीच ट्रेनर ध्वनि नियंत्रक होता है, इसमें VU मीटर होता है जो ध्वनि की प्रबलता को आउटपुट स्तर को सूचित करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवाज़ को मॉनिटरिंग कर सकता है। अब इसके लाभ जानते हैं। इसमें प्रशस्त आवृत्ति प्रतिक्रिया सीमा होता है, अधिकतम आउटपुट 140 डेसिबल तक होता है। ये सभी प्रकार के श्रवण दोष के लिए उपयोग किया जाता है। ये श्रवण प्रशिक्षण क्रियाओं में उपयोगी है। इसमें उच्च गुणवत्ता प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन होता है। स्पीच ट्रेनर के हानियाँ या दोष, ये बच्चे के चलन क्रिया को बाधित करते हैं। हेडफोन छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ये थोड़े समय के लिए पहना जाता है। ये केवल प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है। कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उपकरण है। गंभीर से अति गंभीर श्रवण दोष वाले व्यक्ति, बालक जो व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के द्वारा ध्वनि बोध नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट सीधे तौर पर ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेशन देता है। ये एक सर्जिकल इम्प्लांट है जो इनर ईयर में किया जाता है। ये एक कान अथवा दोनों कान में किया जाता है। अतः इस कॉक्लियर इम्प्लांट की निर्माण इस प्रकार किया गया है कि कुछ हद तक खराब संवेदी प्रक्रिया के बाह्य पथ को छोड़कर सीधे तौर पर श्रवणी तंत्रिका को स्टिमुलेट करता है। कॉक्लियर इम्प्लांट में बाहर तथा आंतरिक 2 भाग होते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट में बाह्य भाग व आंतरिक भाग होते हैं। इसमें बाह्य भाग में माइक्रोफोन और ट्रांसमिशन कॉइल होता है। आंतरिक भाग में रिसीवर, स्टिमुलेटर और इलेक्ट्रोड आवरव होता है तथा स्पीच प्रोसेसर होता है। तो बाह्य भाग में माइक्रोफोन श्रवणीय संकेतों को ग्रहण करके विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर कॉइल कोडेड विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदलता है। स्पीच प्रोसेसर बाह्य स्तर पर दी गई आधारित की गई वाक संकेत इकाइयों संकेतों को इच्छानुसार विद्युतीय रूपों में बदलता है। आंतरिक भाग में ये एक पतला गोलाकार निकेल के आकार का होता है। ये बाह्य संकेतों को इलेक्ट्रोड और तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक मैग्नेट होता है जिस पर ट्रांसमीटर कॉइल होती है। इलेक्ट्रोड शल्य चिकित्सा के द्वारा आरोपित किए गए इलेक्ट्रोड को तंत्रिका तंतु के उद्दीपन करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं। इसकी आवश्यकता होती है। श्रवणबाधित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक अच्छा विकल्प है। भारत में कॉक्लियर इम्प्लांट करने की सुविधा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगरों के कुछ अस्पतालों में उपलब्ध है। अभी आपका चंडीगढ़, जोधपुर के अलावा अहमदाबाद और लखनऊ आदि में भी इसकी सुविधा मिलने लगी है। इसके लिए वर्तमान में 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आता है। प्रारंभिक दौर में यह छोटे उम्र में होता था, परंतु आज हर उम्र के बच्चे व्यक्तियों का कॉक्लियर इम्प्लांट हो रहा है। प्रारंभ में इसकी सफलता 52% बताई गई थी। शल्य चिकित्सक इसकी निश्चितता के बारे में नहीं बता सकते। कॉक्लियर इम्प्लांट करने के बाद बच्चा ये व्यक्ति बोलने लगेगा, ऐसी अपेक्षा रखना गलत होगा। जिस प्रकार बच्चे को श्रवण यंत्र लगाकर स्पीच थेरेपी ध्वनियों की पहचान करना सिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसके लिए भी स्पीच थेरेपी के अभ्यासों द्वारा ध्वनि की पहचान, बोलने सीखने की आदत डालने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ नियमित देख रेख तथा सलाह लेने की ज़रूरत होती है। बालकों में कम सुनने का दोष, पहले जानते हैं एजुकेशनल ऑप्शन, शैक्षणिक विकल्प क्या होते हैं।
बालकों में कम सुनने का दोष वंशानुगत हो सकता है। ये दोष पूर्ण वातावरण के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। कई बार कुछ गंभीर बीमारियों से भी दोष उत्पन्न हो सकता है। बधिर बालकों को अलग प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, परंतु कम सुनने वाले बालकों को अन्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा दी जा सकती है। इन्हें कक्षा में आगे बैठाना चाहिए ताकि इन्हें स्पष्ट रूप से सुनाई दे। कम सुनने वाले बालकों की शिक्षा के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लैंग्वेज मेथड, ओरल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड। इनकी शिक्षा में चार्ट और नक्शों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहिए। पौधा देखा गया है कि ऐसे बालकों के माता पिता और परिवारजन एवं समाज के लोगों के प्रति उनका बड़ा एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। परिवारजनों के समाज के लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से सृजित की गई शिक्षा व्यवस्था से है, जो विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऐसी शिक्षा के लिए विशेष सामग्री, वैश्विक शिक्षक तकनीकी एवं अनुकूलित उपकरणों, संसाधनों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर R.S. चौहान के अनुसार विशिष्ट शिक्षा का अभिप्राय असाधारण बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अवशेष अनुदेशन से है। इसलिए विशेष शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीकी उपकरण तथा सुविधाओं की भी आवश्यकता हो सकती है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रवणयन तथा सांकेतिक भाषा में अनुदेशन की आवश्यकता होती है। वे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, तथा वे बालक जो सामवेगिक या व्यवहारिक रूप से दोषपूर्ण होते हैं उन्हें छोटी या सुसंगठित कक्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात उनकी विशेषताओं को पूरा करना ही विशेष शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों के साथ मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विद्यालय में पठन पाठन और आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलता है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसके तहत पठन पाठन के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण यानी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का निर्माण कार्य भी शामिल है। इस प्रणाली में वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जो अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रायः समान दृष्टि, श्रवण बाधित, अधिगम अक्षमता के साथ मानसिक मंदता और अन्य अक्षमता वाले होते हैं। इन्हें समान बच्चों के साथ संयोजित होने में कठिनाई होती है। माता पिता या अभिभावक की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है तथा वे अपने आप को समाज से कटा हुआ समझते हैं। परिणाम स्वरूप वह विद्यालय की शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5% से 10% है, इसलिए ऐसे बच्चों को शिक्षा में समावेशित किया जाना चाहिए। एक और जहां एकीकरण संबंधी मुख्य धारा से विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए विशेष विद्यालय बनाने तक ही रह गया है, वहीं दूसरी ओर समावेशित विद्यालय बनाने की खातिर विभिन्नता सामने उभर कर आई है। विशेष आवश्यकता और सीखने के बीच में कठिनाइयों के बारे में विभिन्नता का विमर्श विकलांगता को जन्म और निरपेक्ष नहीं मानता, बल्कि ऐतिहासिक और समव्यवहारिक मानता है। विशेष आवश्यकता और विकलांगता को विभिन्नता के रूप में महत्व देने का अर्थ ये नहीं है कि समस्या से जुड़ा रहा जाए, बल्कि जिससे महत्व प्रदान करने के उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बालक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समावेशित का प्रति संवेदी विद्यालय के निर्माण में उनके योगदान को महत्व दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है?
शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु विकलांगजन को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य हेतु विशेष शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को शिक्षित करना संभव है। समावेशी शिक्षा को समान शिक्षा प्रणाली में समाहित करने के लिए बहुत से विकलांग व्यक्ति बच्चे गांव में निवास करते हैं, जिनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करना कठिन है। अधिकांश विशेष विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। विशेष शिक्षा योग्य कौन कौन से बच्चे होंगे, जिसमें है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण बाधिता, विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि अक्षमता, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता, बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म शालीनता, सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क पक्षाघात, वाणी तथा भाषा अक्षमता वाले बच्चे, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे को समानता के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि के आधार पर इसमें विभेद नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक बच्चा ईश्वर का उपहार होता है। विद्यालय को बच्चे के अनुसार एडाप्ट होना यानी अनुकूल होना चाहिए। अंतः स्वतंत्रता एवं बाह्य स्वतंत्रता बराबर होनी चाहिए। इंटरनल फ्रीडम एंड आउटर फ्रीडम बराबर होनी चाहिए। विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, अन्य कर्मचारी गण अधिगमकर्ता का समुदाय हैं। इसके लाभ कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रवत यानी फ्रेंडली तथा सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन में इंक्रीजमेंट होना यानी वृद्धि होना। सामाजिक दक्षता यानी सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करने का अवसर मिलता है। निर्देशात्मक समूह को विभेदित करने में लाभ मिलता है। इसकी रणनीति क्या है? विकलांग बच्चे की पहचान करना, प्राथमिक उपचार एवं रोकथाम, परिवार एवं सामुदायिक प्रशिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण, विद्यालय को बाधा मुक्त बनाना, उपकरणों की अच्छी तरह से रखरखाव एवं सही व्यवस्था करना, मॉडल स्कूल और संसाधन कक्ष की व्यवस्था करना, गंभीर तथा अति गंभीर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए आवासीय व्यवस्था करना। समावेशी शिक्षा की सफलता के कारक। समान शिक्षा की क्षमता में वृद्धि करना, आवश्यकता आधारित रणनीतियों का अनुकूलन, मानव संसाधन एवं सामग्री स्रोतों का स्थानांतरण एवं व्यवस्था, समान शिक्षा में विकलांग बच्चों से एकीकृत अंश के रूप में कार्यक्रम करना। इसके बाद हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो है आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का संबंध एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें विशेष बालक पूरे समय रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात बालक के लिए दिन रात रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही की जाती है। यह एक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है। विशेष शिक्षा की शुरुआत पर यदि ध्यान दें तो देखते हैं कि विशेष बालकों का असाइलम या छात्रावास में रहने की व्यवस्था की जाती है तथा उनके लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था भी वहीं की जाती है। अलग अलग विकलांगों के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक निर्देशन में कार्य करते हैं अतः सीखने के लिए उचित वातावरण मिल जाता है। रायबर्न के अनुसार आवासीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत छात्रावास इस प्रकार का होना चाहिए कि बालक को घर से अलग रहने की परिस्थिति में ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। रायबर्न ने छात्रावास शिक्षा के बारे में बताया था कि छात्रावास घर से बाहर एक घर की परिकल्पना को पूर्ण करता है। इसके गुण कौन कौन से हैं? आवासीय विद्यालय में आगमन की सुविधा नहीं होती है।
इसमें बच्चा हमेशा शिक्षक की नज़र में रहते हैं तथा आवासीय विद्यालय में आवागमन की सुविधा नहीं होती है। इसमें बच्चा हमेशा शिक्षक की नज़र में रहते हैं अतः उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में अवरोध मुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे बालक की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। रेसिडेंशियल स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का संचालन बेहतर ढंग से किया जाता है। आवासीय शिक्षा व्यवस्था में बालक के पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें बालक निश्चित दिनचर्या का पालन करता है। इसमें बालक अनुशासन में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता है अतः उनमें अच्छी आदतें, नैतिक मूल्यों तथा व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। दोष इसके क्या हैं? बालक समाज से अलग हो जाता है क्योंकि वो विशेष विद्यालय में रहता है, उसमें आगमन की सुविधा होती नहीं है, इसलिए वो समाज से अलग हो जाता है। वहाँ पे उनके साथ रहने वाले बच्चे शिक्षकगण ही उनका समुदाय हो जाते हैं। विद्यालय का वातावरण तथा घर का वास्तविक वातावरण में काफ़ी अंतर होता है जिससे बालक को सामंजस्य बैठाने में समस्या होती है। इसमें अधिगम स्थानांतरण की समस्या बालक के साथ होती है। इस व्यवस्था में बालक को अत्यधिक सुरक्षा के माहौल में रखा जाता है जो कि वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। इसमें विकलांगता को प्रदर्शित करते हुए तथा बालक को महत्व देते हुए रखा जाता है जिससे उसमें तथा समाज में हीन भावना आने का भय बना रहता है। विशेष विद्यालय की संख्या भारत में काफ़ी कम है अतः सारे बालकों को शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। विकासशील देशों में धन की कमी होती है जिससे आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके बाद आता है दैनिक विद्यालय। डे स्कूल का तात्पर्य इस प्रकार के विद्यालयों से है जहां बालकों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय में केवल दिन भर उपस्थित होना पड़ता है, अर्थात विद्यालय की कार्यविधि के बाद शेष समय बालक अपने परिवार के साथ गुजारता है। इस प्रकार की व्यवस्था में बालक विद्यालय तथा समाज दोनों से जुड़ा रहता है जिसके कारण एक तरफ उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वहीं दूसरी तरफ बालक निरंतर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाता है। गुण, इसमें बालक समाज से जुड़ा रहता है। इसमें विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष वातावरण में होती है किंतु शेष जीवन उन्हीं परिस्थितियों में गुजरता है जिसमें उसे जीवन जीना है। इसमें एक उपकरण सभी बालकों के लिए उपयोग करना संभव है। उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था में विशेष पुनर्वास व्यावसायिकों की व्यवस्था की जा सकती है। ये अन्य व्यवस्थाओं से कम खर्चीली होती है। इसके दोष क्या होते हैं? इस व्यवस्था में अभिभावक की सहभागिता महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बालक केवल 6 घंटे तक विद्यालय में उपस्थित रहता है तथा शेष समय माता पिता के साथ गुजारता है। इस प्रकार की व्यवस्था में समाज के दृष्टिकोण को काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि यातायात की व्यवस्था नहीं मिल पाए तो शिक्षा प्रभावित होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के कारण तथा अन्य समस्याओं के कारण बालक समस्याओं में घिर जाता है जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित होती है। तो इसी के साथ हमारा जो HI फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर था श्रवण विज्ञान वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आनंद लिया होगा तथा समझे होंगे। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।